दोस्तों इस वक्त में एप्स्टीन फाइल का नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। कई सारे लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये एप्स्टीन फाइल दरअसल है क्या। दरअसल जेफरी एप्स्टीन थे जिनका एक पूरा का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ था। मैं बता दूं ये मिलीनियर थे यूएस के, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल थे, सेक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल थे। इन्होंने कई सारे माइनर्स का शोषण किया था, उनकी वीडियोज़ बनाई थी और बहुत बड़ा लिंक था जो कि इनका जब पकड़ा गया था तो इनको जेल में डाल दिया गया था और इन पे कई सारे चार्जेस लगाए गए थे। 2019 में अपने सेल के अंदर मृत पाए गए थे। तो अब कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक की गई है जिसको एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है, जिसके अंदर फ्लाइट के लॉग्स हैं, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस बुक है, विक्टिम स्टेटमेंट है और कई सारी कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि खुद कोर्ट ने ही पब्लिश की है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कि कोर्ट ने पब्लिश की है उनके अंदर कई पावरफुल लोगों का भी नाम आ रहा है, जैसे कि घिस्लिन मैक्सवेल जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे एप्स्टीन के। इसी के साथ साथ बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, इनके भी नाम आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई सारी फोटोज भी रिलीज की गई है जिसके अंदर प्रिंस एंड्रू तो बाकायदा एक फीमेल के साथ दिख भी रहे हैं। इसी के साथ साथ जेफरी एप्स्टीन की भी कई सारी फोटो रिलीज की गई हैं फीमेल्स के साथ में। बिल क्लिंटन की भी कई सारी फोटोज कुछ इस तरीके की सामने आई हैं। ये लोग अगर इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर भी थे या फ्लाइट लॉग में भी थे तो भी इनका नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में कि ये लोग इस तरीके से इनके कॉन्टैक्ट में थे या फ्लाइट लॉग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन बड़े लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है कि भैया हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, इन फाइल के अंदर हमारा भी नाम आ चुका है। जिसकी वजह से कई सारे जो अपोजिशन है वो डीपर इन्वेस्टिगेशन भी चाह रहे हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि जेफरी एप्स्टीन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और यहीं पर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया इसमें मोदी जी का भी नाम शामिल हुआ है। दरअसल एप्स्टीन की एक डॉक्यूमेंटेड ईमेल के अंदर ये बताया गया है कि मोदी जी ने जो 2017 में इजराइल के दौरान में विजिट करी थी तो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी का बिहेवियर अच्छा लगा था, तो उसके बारे में एप्स्टीन ने एक तरीके से जज किया है मोदी जी को उस ईमेल में। तो वो नाम इस वजह से सामने आ रहा है जिसकी वजह से कई सारे लोग, हालांकि नाम आने से किसी ने क्राइम किया ये साबित नहीं हो जाता, वो एक तरीके से ओपिनियन था, एक तरीके से रिमार्क था कि इस तरीके से मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी का बिहेवियर ऐसा लगा इजराइल विजिट के अंदर, तो उस तरीके की बात की गई है उस ईमेल में। और इसी चीज को लेके इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कहा है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं। अगर नाम लिखा गया है कहीं पे, किसी ने अपना ओपिनियन दिया है उस चीज के ऊपर, तो वो क्रिमिनल के साथ में लिंक्ड है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैं कह दूं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बुरा कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसकी वजह से भाई मेरा लिंक डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, ऐसे नहीं हो जाता। तो इस तरीके का रेफरेंस दिया है MEA ने। और We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost इसी के contempt. साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि भैया मोदी जी का कोई एप्स्टीन के साथ में कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है, कोई ऐसा रिलेशनशिप भी नहीं था कि भैया बातचीत होती थी दोनों के बीच में, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है। वो एक तरीके से जेफरी एप्स्टीन का एक रिव्यू था या कह लो कमेंट थी। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भैया मैं बायस्ड हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, भैया जो एग्जैक्ट चीज़ है वो बता रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है ना कि कई लोगों को कोई पार्टी पसंद नहीं आती, किसी को बीजेपी नहीं पसंद, किसी को कांग्रेस नहीं पसंद। अब जिसको कांग्रेस नहीं पसंद उसको शायद बीजेपी पसंद आती, तो मेरी बात अच्छी लगेगी। अब किसी को बीजेपी से हेट है, अब मेरी बात बुरी लगेगी। कई सारे लोग मतलब अगर इसको उस तरीके से कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा सस्पेंस वाला म्यूजिक लगा दे, कोई थ्रिलिंग म्यूजिक लगा दे और उसके बाद में उस बात को अलग ढंग से बोलना चालू कर दे कि एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी जी का नाम क्यों था, क्या रीजन था कि जेफरी एप्स्टीन ने मोदी जी के बारे में बात करी, जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी। अब पूरी बात ना बता के सिर्फ ऊपर ऊपर से मक्खन सा लपेट दो, फिर तो कोई भी बना सकता है इस तरीके की वीडियो कि डोनाल्ड ट्रंप का जेफरी एप्स्टीन के साथ में किस तरीके का कनेक्शन था। अच्छा, मैं अभी बात कर ही रहा था तो मैंने कहा चलो सर्च मार के देख लेते हैं। तो भैया एलॉन मस्क और जेफरी एप्स्टीन के बीच में दरअसल 2012 से लेकर 2014 के बीच में डायरेक्ट ईमेल एक्सचेंज हुए हैं। मतलब आपस में दोनों ने बात तक करी है और ये ट्रैवल प्लान को लेके, विजिट्स को लेके बात हुई है, जहां पर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड के ऊपर विजिट का डिस्कशन भी किया जा रहा था और पार्टी की भी बात की जा रही थी, मौज मस्ती की भी बात की जा रही थी एलॉन मस्क द्वारा। और एलॉन मस्क का कैरेक्टर किस तरीके का है वो हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। शायद इनके 11, 12, 13 पता नहीं कितने बच्चे हैं और कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो वो तो खैर जेफरी एप्स्टीन के कॉन्टेक्ट में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि
सामने निकल के आया। हाँ, लेकिन एक बात कही जा रही है कई सारे लोगों द्वारा कि अभी कोर्ट ने सारी फाइलें पब्लिश नहीं करी है, आगे चल के जब वो फाइलें पब्लिश होंगी तो और भी कई चीज़ें पता लगेंगी, तो भैया तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए तो जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। और ये भी जो चीज़ें कही जा रही हैं कि यूएस और इंडिया की डील इसी वजह से हुई है क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आ गया, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, तो भैया जब होएगा तो सभी को पता लगेगा, हम भी बताएंगे, हम भी बात करेंगे उसके ऊपर, हमें भी शायद व्यू अच्छे मिल जाए उस पर बात करके, तो हम क्यों पीछे हटेंगे। दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर स्वाति मालेवाल ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर, जहां पर कहा गया है कि इनके रूम चार्जेस 5 स्टार होटल से भी ज्यादा महंगे होते हैं। कई बार इनकी कैटेगरी डीलक्स, प्रीमियम, वीआईपी इस तरीके से। कोई मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाता है तो मानो घर की बचत, गहने, जमीन सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, बेड्स की कैटेगरी देखिए, डिलक्स, प्रीमियम, स्वीट, इनका रूम रेंट कई बार 5 स्टार होटल से भी ज्यादा होता है। किसी इंसान की सेविंग, एसेट सब बिक जाते हैं, चाहे उसके घर में ज्वेलरी हो, जमीन हो, सब बिक जाता है। एक बार अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए और कुछ टाइम हॉस्पिटल में रुक जाए तो मतलब मीटर कुछ इस तरीके से चलता है कि वो फिर रुकता नहीं है। चाहे उसके पास में इंश्योरेंस भी हो तब भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम बिल आ जाता है लोगों के पास में एंड में जब वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। इसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम में बदलने की बात की जा रही है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को यूज करके पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, इस तरीके की बात की जा रही, ताकि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके प्रीमियम भी एक्चुअली में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मतलब अगर आप 60 क्रॉस कर जाते हो तो लाखों में आपको प्रीमियम भरना पड़ जाता है 1 साल के लिए। इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है, तो मतलब इस पर थोड़ी सी कंट्रोल लगाने चाहिए। और इसी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, आपसे पहला सवाल पूछा जाता है इंश्योरेंस है, जैसे ही जवाब हाँ होता है मीटर चालू हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है। हम डॉक्टरों के इलाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारी जिंदगी बचाते हैं वो भगवान समान है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स के दबाव में बढ़ा चढ़ाकर लिखे जाते हैं। जेनरिक की जगह महंगी ब्रांडेड मेडिसिन लिखी जाती हैं जो बाहर 15 to 20% डिस्काउंट पर मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पूरी कीमत पर बेची जाती हैं। नर्सिंग चार्ज, उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, ऐसी बातें की जा रही है। हालांकि आपको मालूम होगा कोविड के वक्त में किस तरीके से मतलब लाख लाख रुपए पर डे के लिए जा रहे थे। हालांकि उसको बाद में कंट्रोल किया गया था कि 10,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन का कोई भी चार्ज नहीं कर सकता, तो फिर जाके तो चलो सिचुएशन किसी तरीके से रेगुलेट हुई थी। हालांकि 10,000 रुपये पर डे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन अब जिन मुद्दों को स्वाति मालेवाल ने उठाया वो हर एक घर की एक्चुअली में एक कंडीशन है कि वो डरते हैं हॉस्पिटल जाने से कि कहीं घर ना बिक जाए, कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हम पैसे ही ना पे कर पाएँ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाना होता है जहाँ पर उस तरीके से इलाज हो नहीं पाता, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो भैया घर बिक जाते हैं। सब कुछ इतना महंगा, बिल ट्रांसपेरेंट नहीं होते बल्कि उनमें हिडन चार्जेस और अनएक्सप्लेन्ड फीस होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी इससे अलग नहीं है। प्रीमियम इतना बढ़ रहा है कि लोग पॉलिसी लेकर भी छोड़ने पे मजबूर हैं। ऊपर से कंपनीज छोटी छोटी बातों पर क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के अंदर जो 19वां एपिसोड था उसके अंदर एक पिक्चर आया था जिसका नाम कुणाल था। उसने अमन गुप्ता को एक तरीके से रोस्ट ही कर दिया। दरअसल अमन गुप्ता थोड़ा सा गलत बिहेव कर गए मतलब उसके साथ में, जब उसने कहा कि भैया अमन जी आपका ऑफर क्या है, जिसके बाद में अमन गुप्ता कुछ फिल्मी डायलॉग मारने लग जाते हैं। अमन आपका ऑफर, मैं ऑफर दूंगा फिर तू बाकियों से मांगेगा, फिर मैं बोलूंगा कि तक मेरे को नेगोशिएट नहीं करना, ये सब चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्या करूं? ठीक है। इस तरीके की बात करने के बाद में वो बंदे ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, अमन गुप्ता को डायरेक्टली कहा ठीक है आप मत दो ऑफर, और सीधा ही नमिता थापर का ऑफर ले लिया, जो अक्सर रिजेक्ट ही करती रहती है जो भी कंपनी आती है। मोस्टली सबसे ज़्यादा रिजेक्ट अगर किसी ने किया होगा तो वो नमिता ही नहीं किया होगा, लेकिन उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि 0.5 इक्विटी के बदले में 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे होते हैं। अब अमन गुप्ता को भी इतना सोचना चाहिए, जो सामने बंदा आया है पिच करने के लिए वो भी कोई फकीर चंद नहीं है भाई, 300 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी तुम्हारे सामने लाया है और उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे। जिसके बाद में उसने कुछ नहीं सुना, किसी का ऑफर नहीं सुना, सीधा नमिता थापर का ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैं ऑफर दूंगा फिर तू बाकियों से मांगेगा, फिर मैं बोलूंगा कि तक मेरे को नेगोशिएट नहीं करना, ये सब चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्या करूं? ठीक है।
ठीक है अमिता, डील पक्की। Thank you very much. We're अबे done. एग्जिट स्पीच तो देना दे। Hello, it's done. Deal done. तो यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे इन्होंने गलत डिसीजन लिया, कई सारे लोग कहेंगे सही डिसीजन, लेकिन इनको मालूम है कि जिस तरीके की वैल्यूएशन चाहिए थी इनको मिल गई, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। तो सर जयपुर के अंदर एक अमेरिकन टूरिस्ट जिसका नाम चार्ली है, वो एम्बर फोर्ट पे गया था, जहां पर वो वीडियो बनाकर कहता है कि क्यों इंडियंस इतने लेजी हैं, आउट ऑफ शेप हैं। आज उसको पता लग गया, क्योंकि नीचे लोग चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं, लेकिन कोई भी एम्बर फोर्ट के ऊपर नहीं जाना चाह रहा था, जो कि थोड़ा बहुत ट्रैक करके जाना पड़ता है, जिसमें 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन इतने अनफिट हैं, क्योंकि उनके बस की इतना ऊपर चढ़ना नहीं है। I know why Indians are out of shape. There's thousands of people down there, but not too many people made it up. I'm on my walk down from the Amber Fort, and it is incredible how many Indians are just stranded halfway up. They're just asking me how far it is to the top. It's like 20 minutes, but most of them don't even want to go. They're paying to get in, and then they're stuck halfway up. They're lazy. That's what I'm saying. At the beginning of this journey today, I said that Indians are lazy, and this just proves it. They're all stranded. They're all having cigarettes and cokes and chais halfway up the Amber Fort Road because they do not want to go. थिंक इन्होंने इंडियंस को भी ढंग से देखा नहीं है। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी कही है। कई सारे लोगों ने कहा कि भैया ये जो स्मोक और कोक का कल्चर है ये वेस्टर्न कंट्रीज से ही आया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ कई सारे लोगों को मजा आता है जर्नी में, ना कि डेस्टिनेशन पहुंचने में। उनको शायद लगा होगा एम्बर फोर्ट के ऊपर जाना उतना वर्थ इट नहीं है, तो वो नीचे ही एंजॉय करने लग गए। आपको एक्सप्लोर करना है, आप एक्सप्लोर करो। हालांकि अगर आप इंडियंस को दे दोगे कोई रिलीजियस प्लेस, चाहे किसी भी रिमोट लोकेशन के ऊपर दे दो, वहाँ वो पहुंच के ही दिखाएंगे। चाहे आप हाजी मलंग दरगाह की बात करो, चाहे आप हेमकुंड साहब की बात करो, जहाँ पर सुबह चलना स्टार्ट करो तो शाम तक बंदा पहुंचता है, रात तक भी पहुंच पाता है। और वहाँ पर आपको पता लगेगा कि बूढ़े आपको कैसे पछाड़ रहे होंगे, और आपको पता लगेगा कि इंडियन कितने ज़्यादा तेज़ी से चढ़ते हैं। चाहे आप केदारनाथ ट्रैक पे भी जाके देखो, जहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग किस तरीके से चढ़ रहे होंगे, आपको मालूम चलेगा। दोस्तों, क्या हम इंडियन अच्छी ट्रेन डिजर्व करते हैं? आप में से कई सारे लोग कहोगे जी हाँ, हम करते हैं, क्योंकि हम उसका टिकट खरीद के उसमें बैठ के जाते हैं। और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसको अच्छा नहीं लगेगा? दरअसल कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से कमल गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस का इस तरीके का हाल किया गया है कि ब्लेड मार मार के उसकी सीटें काटी गई हैं। और कट कोई छोटा मोटा कट नहीं, पूरा लंबा लंबा कट मारा गया है उन ट्रेन की सीट के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके का है जो देख के आप शौक में पड़ जाओगे कि आखिर किसका ये काम है, कौन नफरत कर रहा है इंडियन ट्रेन से, इंडियन रेलवे से, कि इस तरीके का हाल करके चला गया कमल गंगा एक्सप्रेस का, जिसकी सारी ही सीटें फाड़ दी गई हैं और इस तरीके का हाल किया गया है, जहाँ पर टाके वाके मारकर तो उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन शायद ही वो पहले जैसी हो पाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ की जा सकती है, शायद उस कलर की कोई टेप हो या कोई मतलब ऐसी पट्टी हो जो कि सोल्यूशन लगा के लगाई जा सके, तो शायद ये थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है। वरना इस पूरी सीटों को फाड़ के बिल्कुल ही बेकार कर दिया गया है। शायद इनको रिप्लेस करना पड़ जाए ये पूरा का पूरा, ये जो भी कपड़ा लगा हुआ है सीट पे इतने लंबे कट की वजह से।